नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति को देखेंगे। और ये 1857 की क्रांति केवल और केवल उत्तर प्रदेश के ही संबंध में होगी। हालांकि 1857 की क्रांति अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में घटित हुई हैं। 1857 की क्रांति ने उत्तर प्रदेश को कैसे प्रभावित किया है, कौन-कौन सी घटनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, कौन से नेता उत्तर प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों से भाग ले रहे थे इस क्रांति में, इन सभी घटनाओं की एक समीक्षा करेंगे, एक व्याख्या देंगे। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, 1857 की क्रांति में, जो कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। हुआ ये कि आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसीज़ थी भारत में। अगर मैं इस ये इंडिया की बात करूँ, तो एक तो थी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है? और तीसरी थी जो पश्चिम में थी, वो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन 3 प्रेसिडेंसीज़ के अलावा एक चौथी प्रेसिडेंसी भी अस्तित्व में आई। कौन-सी? ये चौथी प्रेसिडेंसी थी, ये अस्तित्व में आई थी लगभग 1834-1836 के आसपास। इसका नाम था आगरा प्रेसिडेंसी, ठीक है? ये अस्तित्व में आई चूंकि अब प्रेसिडेंसी जब किसी भी क्षेत्र में बन जाती है, और उस समय अवध में बनी थी, तो अंग्रेजों का कहीं ना कहीं सीधा हस्तक्षेप हो रहा था भारत में। और पहले से ही 1800 जो 57 की क्रांति है, उसमें वो कारण ही एक बना था कि जो अंग्रेजों की शोषण परक नीति थी, वो एक महत्वपूर्ण कारण था कि 1857 की क्रांति भड़क उठी। तो जब आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हो गई, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं एक प्रत्यक्ष रूप से शरीक हो रहे थे भारतीय राजनीति में। हालांकि भारत की राजनीति में प्लासी के वार से ही शरीक होना शुरू हो गए थे, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और और आपने देखा होगा लगभग 1856 के आसपास एक अ, गवर्नर था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये जो लॉर्ड डलहौजी था, इसका कार्यकाल था लगभग 1848 से लेकर 1856 तक। इस कार्यकाल में ये लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर बना था। और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में एक चाल चली, और हमारा जो अवध है, अवध पर इसने कुशासन का आरोप लगा दिया। इसने हवाला दिया कुशासन का। जब इसने आरोप लगाया तो इसने हवाला दिया एक रिपोर्ट का। उस रिपोर्ट को कहा जाता है आउटरम रिपोर्ट। और इसी रिपोर्ट का हवाला देकर इसने अवध के जो नवाब थे उस समय, नवाब वाजिद अली शाह, उसने नवाब वाजिद अली शाह से कहा कि भाई, आपके राज्य में आपका शासन ठीक नहीं चल रहा है। वाजिद अली शाह ने बोले कि इन्होंने कहा कि क्या बात करते हो, क्या बेस है आपके पास? बोले आउटरम साहब की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि आप इस योग्य नहीं हो कि आप अपने राज्य में अपना शासन संभाल सको, लिहाजा आपके यहाँ अव्यवस्था व्याप्त है। तो इसने इन पर कुशासन का आरोप लगाया, और 1856 में इनको गद्दी से हटा दिया। और जब गद्दी से हटा दिया, तो जब आप राजा को अपनी गद्दी से हटाते हो और एक विदेशी ताकत हटा दे, तो जन सामान्य में ये बात हजम नहीं होती है। लिहाजा एक ये कारण बनेगा 1857 की क्रांति का, ठीक है? वाजिद अली शाह को इन्होंने गद्दी से पदच्युत कर दिया और इन्हें निर्वासित कर दिया। और 1856 में ही अवध को कुशासन का आरोप लगाकर आउटकम की रिपोर्ट के आधार पर इसे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप लोग? हालांकि 1857 की क्रांति के और भी कई कारण थे। जैसे तात्कालिक कारण में जो कारतूस थे उनमें सुअर की चर्बी होना, गाय की चर्बी होना, तो ये भी कुछ कारण थे। लेकिन जो अवध में जो व्याप्त असंतोष था, उसका एक कारण वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाना भी था, ठीक है? तो यहां तक आप बात समझ पाए। हाँ, अवध के नवाब को गद्दी से हटा दिया। ये घटना हुई। ये एक घटना कारण बनी 1857 की क्रांति की। अच्छा, हुआ ये कि 1857 की क्रांति का जो विस्फोट हुआ था, वो मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा लगभग 10 मई की तारीख थी। और 1857 में 10 मई 1857 को कुछ भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। कहां पर विद्रोह किया? मेरठ में। मेरठ में भारतीय सेना ने
विद्रोह कर दिया। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जब मेरठ में विद्रोह कर दिया तो ये फिर कूच कर गए। दिल्ली की ओर इन्होंने कूच किया और इन्होंने कहा कि अब मैं सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा। दिल्ली जब ये पहुंचे तो इनको मुगल बादशाह मिलता है। अच्छा, जब सेना, भारतीय सेना जा रही थी, जो विद्रोही सैनिक थे जो कि ब्रिटेन के अंडर में ही काम कर रहे थे और उनमें से कुछ बगावती हो गए थे, तो जब वो दिल्ली पहुंचे तो इनके ऊपर कोई नेतृत्व करता नहीं था। आखिर एक सैनिक, दो सैनिक, तीन सैनिक जो भी लड़ेगा, वो किसके अंडर में रह के लड़ेगा? वो इनके पास एक मुखौटा नहीं था, चेहरा नहीं था। ठीक है। अब जब चेहरा नहीं था तो ये जब दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में इनको राजा मिला, जफर, बहादुर शाह जफर। तो जफर साहब से इन्होंने कहा कि भाई, आप हमारे राजा बन जाइए, मैं आपकी छत्र छाया में युद्ध कर दूंगा और क्रांति तो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि मैं इतनी दूर तक क्रांति को ले आया हूँ। तो बहादुर शाह जफर भी बेचारा ठंडा बैठा था, तो उसने भी कहीं सोचा होगा कि यार ठीक है, ये अच्छा विकल्प है, अंग्रेज वैसे भी हमारी इज्जत नहीं करते हैं, तो कम से कम इसी बहाने थोड़ी इज्जत भी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अगर ये क्रांति सफल हो गई तो हमें फिर से सत्ता मिल जाएगी। तो मरता क्या ना करता, जफर ने हाँ बोल दिया। अच्छा, दिल्ली जब ये पहुंचे तो दिल्ली में लगभग 11 मई 1857 को दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ये जो विद्रोही सैनिक थे, इन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली पर दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। ठीक है। और जैसे इन्होंने कब्जा किया और जैसे इन्होंने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया, खबर चारों ओर फैल गई। चारों ओर का मतलब है, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं केवल। खबर चारों ओर फैल गई, चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, बनारस हो, इलाहाबाद हो, बरेली हो, झांसी हो, सभी जगह एक आग की तरह ये बात फैली कि अब, हाँ, अब बहुत जल्द अंग्रेजी सत्ता के पांव उखाड़ दिए जाएंगे। और ये सारे के सारे क्षेत्र इस आग की जद में आ गए। लिहाजा अब इसमें हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लखनऊ के बारे में। अब इसमें देखो जरा, लखनऊ में जो 1857 की क्रांति हुई, यहां से हमारी परीक्षा में दो चार सवाल ही पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जा सकते हैं? एक तो इनका नेतृत्वकर्ता पूछा जा सकता है कि लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन था। दूसरा, लखनऊ से, लखनऊ का जब 1857 की क्रांति हुई लखनऊ में, तो उस क्रांति को दबाया किसने, यानी कि दमन करता कौन था? इस अंग्रेज ने दमित कर दिया सबको, क्रांति खत्म कर दिया लखनऊ से। तो यहां से नेतृत्वकर्ता के बारे में आप एक बात याद रखिए, बेगम हजरत महल। और यहाँ का जो दमन करता था, किसने दबाया, उसका नाम याद रखिए, इसका नाम है कैंपबेल। ठीक है। मार्च 1858 की बात है, जब इसने लखनऊ की क्रांति को खत्म कर दिया। लिहाजा जब बेगम हजरत महल को कोई रास्ता या अवसर दिखा नहीं, तो ये आगे चल के नेपाल चली गई। ठीक है। ये नेपाल चली गई। और इनके एक पुत्र का नाम भी पूछा जाता है, बेगम हजरत महल का छोटा पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। इसका नाम भी याद रखो। ठीक है। और हाँ, अब थोड़ी इसकी अ, लखनऊ में जो क्रांति हुई थी उसकी स्टोरी देख लेते हैं, स्टोरी के बारे में जान लेते हैं हुआ क्या। मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, आप सुनते जाइए बस केवल। बाकी इतनी तीन चीजें हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हुआ ये कि लखनऊ के जो नवाब थे, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया और इन्हें गद्दी से, हाँ, भगा दिया गया, नीचे उतार दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। तो लोगों में एक भयानक असंतोष जागा। अब आप सीधी सी बात समझो, जब आप किसी के राजा को नीचे उतार देते हो गद्दी के, और फिर वो विदेशी ताकत जो गद्दी से उतार दे, उसके खिलाफ लोगों में असंतोष था, लोगों में रोष था, लोग उसके खिलाफ, उस शक्ति के खिलाफ कुछ करना चाहते थे। बस कमी थी तो केवल उन्हें एक नेता की कमी थी, कि आखिर कोई हमारा नेतृत्व कर दे, मुझे गाइड करे, बाकी मैं अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दूंगा। और इसमें काफी अहम रोल निभा रहे थे मौलवी अहमद उल्ला शाह। ये फैजाबाद से थे। इन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि अब वक्त आ गया है कि हम जिहाद करें। ठीक है। जिहाद किसी के खिलाफ एक ऐसा विद्रोह है कि मरने मारने पर ये लोग उतारू हो जाते हैं। तो जिहाद करने के लिए मौलवी अहमद उल्ला शाह ने उत्तेजित किया। और हुआ ये कि जब 30 मई 1857 के आसपास जब सिपाहियों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया, लोगों ने विद्रोह कर दिया, जन सामान्य की भी भागीदारी हो गई, फिर बेगम हजरत महल को फ्रंट फुट पर आना पड़ा, यानी सामने आके खेलना पड़ा। बेगम हजरत महल 4 जून को इन्होंने पूरी की पूरी विद्रोह की कमान संभाल ली। और बेगम हजरत महल अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए
हाथी पर बैठकर आती थी और अपने सेना का मनोबल बढ़ाती थी। उसी दौरान इन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, बंगाल का नवाब भी घोषित कर दिया। ये सब कुछ घटना हो रही थी, इसी दौरान एक भयंकर युद्ध हुआ मार्च 1858 में। हुआ ये कि जो चीफ लखनऊ का जो रेजिडेंसी थी, लखनऊ रेजिडेंसी, वहां का एक चीफ कमिश्नर था लॉरेंस। लॉरेंस की इन्होंने हत्या कर दी क्रांतिकारियों ने। इस हत्या की बात एक बड़े मंच पर, हाँ, बड़े मंच पर उठा दी गई। और फिर कैंपबेल ने, वो जो विद्रोह का दमन करता था, कैंपबेल मार्च में लगभग 1858 के मार्च में एक बड़ी सेना लेकर लखनऊ की ओर कूच करता है, चूंकि एक बड़ा अधिकारी मारा गया था लखनऊ में, लॉरेंस। इसकी हत्या का बदला लेने और साथ ही साथ लखनऊ की क्रांति को दमित करने के लिए कैंपबेल 1858 मार्च में लखनऊ की ओर प्रस्थान कर जाता है, और 1858 मार्च में ही ये लखनऊ में जो क्रांति भड़क रही थी उसका पूरी तरह से सर्वनाश कर देता है। और सर्वनाश या दमन करने के उपरांत बेगम हजरत महल को पकड़ने के लिए कूच करता है। लेकिन बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण न करते हुए ये नेपाल चली गई, और वहां से इन्होंने अपना युद्ध जारी रखा। लेकिन फिर चूंकि नेतृत्व करता फिर कोई नहीं बचा लखनऊ में, और कैंपबेल ने अपनी एक विशाल सेना के साथ लखनऊ के विद्रोह को पूरी तरह से दमित कर दिया। अब इसमें कोई और रास्ता बच नहीं रहा था क्रांतिकारियों के लिए, लिहाजा उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और लखनऊ की जो क्रांतिकारी घटना थी उसका बखूबी दमन कर दिया गया कैंपबेल के द्वारा। ठीक है। तो ये लखनऊ की क्रांति की घटना थी, 1857 की क्रांति। तो यहाँ से हमारी परीक्षा में केवल और केवल 2 से 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब एक स्टोरी हल्की सी देख लेते हैं कानपुर में 1857 की जो क्रांति हुई उसकी। यहाँ से भी 3 प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला, कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? और दूसरा, कानपुर के नेतृत्वकर्ता का दमनकर्ता कौन था? तो कानपुर में जो 1857 की क्रांति हो रही थी, इसका जो नेतृत्वकर्ता था उसका नाम था नाना साहब। ठीक है। नाना साहब, इन्हें, ये सर्वसाधारण की द्वारा दिया गया शब्द है, इन्हें वास्तव में इनका जो नाम है वो है धोंदू पंत नाना साहब का। ये कानपुर से संबंधित थे। ये वास्तव में थे कौन? ये वास्तव में थे एक पेशवा थे, अंतिम पेशवा, अंतिम मराठा पेशवा थे। इनका नाम था बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय के ये जो धोंदू पंत थे, ये दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र। इनके नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह की आग भड़की। जब कानपुर में विद्रोह हुआ तो कोई ना कोई उसे दबाएगा भी, तो उसका दमनकर्ता कौन था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके जो दमनकर्ता थे, ये थे कैंपबेल। ठीक है। कैंपबेल ने लगभग 16 दिसंबर को 1857 को कानपुर में, हाँ, कानपुर विद्रोह का दमन कर दिया। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब नाना साहब इसमें भाग ले रहे थे, तो आप नोट बना के यहाँ पर लिख सकते हो। ये प्रश्न पूछा जाता है हमारी परीक्षा में कि नाना साहब का सलाहकार कौन था? तो नाना साहब का जो सलाहकार था उसका नाम था अजी मुल्ला, अजी मुल्ला खां। अजी मुल्ला खां, ये इसका, हाँ, सलाहकार थे। अच्छा, यहाँ एक फैक्चुअल डेटा आप और याद रखो। फैक्चुअल डेटा ये है कि एक तारीख है 15 जुलाई, 15 जुलाई 1857। 15 जुलाई 1857 को क्या हुआ? जब चारों तरफ विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी तो कई सारे अंग्रेज मारे भी गए थे, तो उन अंग्रेजों की पत्नियां बची थीं। ठीक है। इन अंग्रेजों की जो पत्नियां थीं और इन अंग्रेजों के बचे थे बच्चे, इन बच्चों को इन बच्चों को एक महल में, या हम कहें एक मकान में कैद किया गया। ये मकान था, इसका नाम था बीबी गढ़ का मकान। ठीक है। और इस बीबी गढ़ के मकान में इन सभी बच्चों और पत्नियों को कैद कर दिया गया। लिहाजा जब कैद किया गया तो ठीक ठाक ही रह रहे थे बच्चे और पत्नियां। इसी दौरान एक महिला का प्रवेश होता है, उस महिला का नाम है अजीजन बेगम। अजीजन बेगम। अजीजन बेगम ने, जो ये सिपाही थे इनके चारों ओर लगे हुए थे बच्चों और पत्नियों के, इन सिपाहियों को भड़काना शुरू किया।
और इसने अजीजन बेगम ने भड़काया कि आप उन पत्नियों और बच्चों की रक्षा कर रहे हो जिन्होंने भारत को लूटा है, जिनके खिलाफ तुम्हारा विद्रोह है, लिहाजा इन पत्नियों और बच्चों को मार दो। तो अजीजन अजीजन बेगम के कहने पर यह हत्याकांड कर दिया गया था। अजीजन बेगम ने इन्हें भड़काया था। कि इनका नाम पूछा जाता है कि किस महिला के भड़काने पर 15 जुलाई 1857 को हत्याकांड हुआ था बीबीगढ़ मकान में। तो याद रखिएगा, ये अजीजन बेगम है। इन्हीं के भड़काने पर जो विद्रोही सैनिक थे, उसने अंग्रेजों के जो बच्चे, अनाथ बच्चे थे, पत्नियां थीं, उन सब का, हाँ, बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या में नाम आता है नाना साहब का। क्यों नाम आता है? क्योंकि नाना साहब के ही ये सिपाही थे। बात समझ पा रहे हो आप? तो नाना साहब के सिपाहियों पर ये, हाँ, ये एक लांछन, एक दाग लगाया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो एक महिला है जिनका नाम है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, देखो, हार्टी स्टेट करके हैं। उन्होंने बताया है कि इस महिला के जो दामाद थे, उन्होंने वो दामाद एक ऊंचे ब्रिटिश अफसर थे और वो सत्ती चौरा विद्रोह के शिकार हुए थे। सत्ती चौरा क्या है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसी महिला ने कहा है कि इसमें अ, जो हत्याकांड हुआ है उसमें नाना साहब का कोई दोष नहीं था। ठीक है। फिलहाल ये सारी बातें थी। आप इसमें दो चार बातें ही याद रखोगे। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? नाना साहब, कानपुर विद्रोह से। ये कौन थे? ये बाजीराव द्वितीय के द्वारा लिए गए दत्तक पुत्र थे। और कानपुर विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। और नाना साहब जो कि विद्रोह, ये पूरे के पूरे नेतृत्व करता थे, इनका सलाहकार कौन था? सलाहकार था अजीमुल्ला। और 15 जुलाई 1857 में बीबीगढ़ मकान में अंग्रेजों की पत्नियों और बच्चों को मौत के घाट उतारा, यानी कि इस हत्याकांड का षड्यंत्रकारी कौन था? वो था अजीजन बेगम। ठीक है, याद रखोगे आप? चलिए, अ, अब इसमें एक बात और समझो। बात ये है कि जब ये पूरा विद्रोह चल रहा था, उसी दौरान कानपुर छावनी का एक कमांडर था। कानपुर छावनी का एक कमांडर था जिसका नाम था व्हीलर। जब कानपुर को चारों तरफ घेर लिया गया, 5 जून 1857 को कानपुर पर कब्जा कर लिया गया था। व्हीलर पर भी चोट आनी शुरू हुई। व्हीलर ने नाना साहब से कहा कि ठीक है, मैं कानपुर छोड़ दूंगा, लेकिन वादा करिए कि मुझे सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचाया जाए। ठीक है। नाना साहब ने वादा कर दिया, बोले ठीक है, पहुंचा देंगे इलाहाबाद। इन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि व्हीलर साहब को इलाहाबाद पहुंचा के आओ। लेकिन हुआ क्या कि जब ये कानपुर से निकल रहे थे तो एक जगह है सत्ती चौरा। सत्ती चौरा। तो सत्ती चौरा में इसने कुछ निजी कर दी होगी, या फिर भागने का प्रयास किया होगा। तो सत्ती चौरा नामक स्थान पर जो ये सैनिक इसकी सुरक्षा में जा रहे थे, इन्हीं सैनिकों ने इसको हत्या कर दी। इन्हीं सैनिकों के द्वारा ये मार दिया गया था, व्हीलर। तो ये भी एक घटना है कानपुर से संबंधित। तो हालांकि ये पूछा नहीं गया है कभी, न ही इसकी संभावना है आने की। तो ये जो फैक्ट मैंने लिखे हैं, फैक्चुअल डेटा, ये आपको केवल याद रखने हैं। कौन से फैक्चुअल डेटा? 3 से 4। नेतृत्वकर्ता कौन था? दमनकर्ता कौन था? और ये नाना साहब थे कौन? ठीक है। नेक्स्ट देखो, झांसी का विद्रोह देखते हैं। झांसी के विद्रोह में भी आपको दो तीन बातें ही याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? इनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ये नेतृत्वकर्ता थे। और दमन किसने किया? दमन किया है ह्यू रोज ने। ये नाम याद रखो। दमन किया ह्यू रोज। ठीक है। इसने दमन किया था। लगभग अ, जो 1857 की क्रांति थी, रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनका नाम था गंगाधर राव। ठीक है। और इनका जो पुत्र था, ये भी नाम पूछे जाते हैं, इनका पुत्र याद रखिएगा, दामोदर। ठीक है। अब जरा इनकी स्टोरी समझ लेते हैं। झांसी में जो गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, और इनका एक दत्तक पुत्र भी था, दामोदर। तो दामोदर को झांसी की गद्दी नहीं मिली थी। नहीं मिलने से आशय क्या है? नहीं मिलने से आशय है कि अंग्रेजों की एक पूरी की पूरी, एक हम कह सकते हैं कि एक नीति थी कि जो आपका ओरिजिनल पुत्र होगा वही गद्दी पर बैठेगा, दत्तक पुत्र मान्य नहीं होता था। तो गद्दी नहीं मिली, इससे रानी तो नाराज थी ही, साथ ही साथ झांसी की जनता भी नाराज थी। और इसीलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया था।
झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा ये डेट। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिखते जाओ, ठीक है। 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को सर ह्यूरोज ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने लगभग 7 से 8 दिनों तक युद्ध किया। कुछ देशद्रोहियों के कारण शत्रु सेना किले के अंदर भी घुस गई। कई सारे देशद्रोही होते हैं हमारे यहाँ, आज भी हैं। और उन्हीं देशद्रोहियों के द्वारा किले के अंदर घुस गई, यानी कि पूरी की पूरी शत्रु सेना। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई उन शत्रुओं के बीच से निकलती हुई, जब अपने आप को इन्होंने चारों तरफ से घिरा हुआ पाया, तो उन शत्रुओं के बीच से निकलती हुई वो कालपी पहुंच गई। आप देखिए, झांसी में थी, और झांसी में जब इनको कैद कर लिया गया या कैद करने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो ये निकल गई कालपी। ठीक है, कालपी पहुंची। हाँ, जब ये कालपी पहुंची तो यूरोज की सेना वहां भी पहुंच गई। झांसी में पहले यूरोज की सेना पहुंची, फिर ये कालपी में जब पहुंची तो वहां भी यूरोज की सेना पहुंच गई। लेकिन ये वहां से भी फिर फरार हुई, और कालपी से भागकर ये पहुंच गई ग्वालियर। ग्वालियर में उस समय सिंधिया अंग्रेजों का समर्थन था। जो सिंधिया राजा थे, वो अंग्रेजों के समर्थक थे। लेकिन अ, और उसने रानी लक्ष्मीबाई को, हाँ, सहायता देने से मना कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जो सिंधिया था वो अंग्रेजों का समर्थक था, लेकिन जो सिंधिया की सेना थी वो अंग्रेजों की समर्थक नहीं थी। जब उसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी ओर आकर आता हुआ देखा, तो सिंधिया की सेना रानी लक्ष्मीबाई से मिल गई, और रानी लक्ष्मीबाई की सेना और सिंधिया की सेना ने, दोनों ने मिलकर जो सिंधिया था उसको गद्दी से उतार दिया, और लिहाजा ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में जब यूरोज इनका पीछा करते करते ग्वालियर तक पहुंचा, तो उसे एक और सेनापति का साथ मिल गया था, जिसका नाम था स्मिथ। और यूरोज और स्मिथ ने ग्वालियर को चारों तरफ से घेरकर महारानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण किया। और लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई, जून 1858, ये डेट काफी विवादास्पद है। 18 जून 1858। कुछ किताबों में, जैसे आप एस के पांडे को पढ़ोगे, तो वहां मई दिया है 1858, ठीक है। लेकिन ये डेट आप याद रखिएगा, जून 1858 में इनकी हत्या हो जाती है, और ये वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार अंग्रेज ग्वालियर पर और झांसी पर एक साथ कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, झांसी से आपको याद क्या क्या रखना है। झांसी से आपको याद केवल और केवल इतना रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई यहां से नेतृत्व करता थी, और दमन करता था यूरोज। ठीक है, इसने दमन किया था रानी लक्ष्मीबाई जी का। और रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये वीर गति को कहाँ प्राप्त हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुई थी, ये कहाँ पर, ग्वालियर में। ठीक है, याद रखिएगा, ये तारीख भी याद रखिए। और इनके पति का नाम था गंगाधर राव, और पुत्र का नाम था दामोदर। इससे अलावा हमारे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बरेली का विद्रोह देख लेते हैं। बरेली का विद्रोह, बरेली के विद्रोह से दो तीन बातें याद रखो, बस केवल और केवल। बरेली में नेतृत्व कौन था, नेतृत्व करता था खान बहादुर खान। ठीक है। और इसको आगे चल के फांसी भी दी गई थी जब इसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। और इसका जो दमन करता था, यानी इस बरेली के आंदोलन को दमित किसने किया था, इसका भी नाम था कैंप बेल। ठीक है। 1858 में इसने, हाँ, यहाँ के विद्रोह को दबा दिया था। अब यहाँ से केवल इतनी ही बातें आप याद रखो, बाकी और बहुत ज्यादा यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है। तो ये जो खान बहादुर खान था, ये बरेली बरेली उस समय रुहेलखंड को कहा जाता था। तो ये पूरे के पूरे रुहेलखंड क्षेत्र का सरदार था। नेक्स्ट देखो, फैजाबाद का विद्रोह। फैजाबाद में जो क्रांति हुई थी, वहां से भी आप दो बातें याद रखो। सबसे पहली बात, यहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन था, नेतृत्व करता था मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये इसका नेतृत्व करता था। और इसका ये जो क्षेत्र था फैजाबाद, फैजाबाद के लोकल क्षेत्र में इसे एक उपनाम भी दिया गया है जनता के द्वारा। इसे कहा जाता था डंका शाह। तो ये याद रखिएगा, ये हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस फैजाबाद के नेता को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। अच्छा, यहाँ का दमनकर्ता कौन है, इसने यहाँ के आंदोलन को दबाया था,
इसका भी नाम है कैंपबेल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। मेरे बात, तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो फैजाबाद से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कौन कौन से तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, बनारस व इलाहाबाद के विद्रोह को कैप्टन नील ने दबाया था। आपसे केवल एग्जाम में इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, बनारस और इलाहाबाद के विद्रोह को किसने दबाया था? कैप्टन नील ने। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। इसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये याद रखो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1857 की क्रांति के दौरान आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद में 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा की है। असबाब ए बगावत ए हिंद ये किताब किसकी है? तो ये किताब है सर सैयद अहमद खान की। इस किताब में क्या वर्णन किया गया है? 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा। तो ये भी याद रखो, हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ, किताब जरूर पूछेगा कि किताब ये किसकी है, इसलिए आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। ये फैक्ट्स भी याद रखो, पूछे जा सकते हैं आपसे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन से हैं? वैसे अ, सत्ती चौरा ये एक जगह थी कानपुर में। बीबी घर हत्याकांड, ये मैंने अभी आपको बताया था, अजीजन बेगम का कांड। तो ये हत्याकांड 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में घटित हुए थे, याद रखिए। सती चौरा में कौन मारा गया था? यही कानपुर छावनी का, हाँ, मेजर मारा गया था। ठीक है, सती चौरा में जब इसने कहा था नाना साहब से कि मुझे इलाहाबाद छोड़ दीजिए, तो रास्ते में इसको सैनिकों के द्वारा मार दिया गया था। और बीबी घर हत्याकांड, जो अंग्रेज मर गए थे, उनकी जो बेवा पत्नियां थी और अनाथ बच्चे थे, उन सबको बंद करके मार दिया गया था। किसके आग्रह पर? ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये हत्याकांड हुआ था अजीजन बेगम के कहने पर। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखो। नेक्स्ट देखो, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कहां से थी? ये थी अवध से। ठीक है, अब देखो, कुछ केंद्र मैंने दिए हुए हैं और कुछ उनके नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप लखनऊ को याद रखिएगा, हमारी परीक्षा में केवल इतना ही पूछा जाता है। लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन था 1857 की क्रांति में? बेगम हजरत महल। ठीक है, और इसमें जो विद्रोह का दमन करता था उसका भी नाम याद रखो, मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। कानपुर से जो नेतृत्व करता था वो थे नाना साहब, और नाना साहब के जो संचालक थे, संचालक का नाम क्या मिलता है हमें? संचालक का जो मुख्य इसके संचालक थे वो थे तात्या टोपे। ठीक है, ये भी नाम याद रखो। नेक्स्ट देखो, झांसी, झांसी से कौन थे नेतृत्वकर्ता 1857 की क्रांति में? रानी लक्ष्मीबाई। साथ ही साथ बरेली की अगर हम बात करें तो खान बहादुर खान, ये थे बरेली से, हाँ, 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। तो वहीं आप फैजाबाद की बात करोगे तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ये थे, और इन्हीं अहमदुल्ला शाह को कहा जाता है डंका शाह। ठीक है, याद रखिएगा। कालपी से कौन थे? कालपी से तात्या टोपे। तो वहीं अगर हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा से थे देवी सिंह। मथुरा से देवी सिंह थे। तो मेरठ से कौन थे? मेरठ से थे, हाँ, प्रथम सिंह। और बड़ौत परगना जो कि बागपत जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ से थे शाहमल। ठीक है, ये भी याद रखो। और गोरखपुर से कौन था? गोरखपुर से जो 1857 की क्रांति में भाग ले रहा था वो थे गजाधर सिंह। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 1857 की क्रांति से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था। और उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बाहर अभी तक पूछा नहीं गया है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।